नमस्कार, डीडी न्यूज के इस सांकेतिक भाषा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को किया संबोधित। गोरखपुर दौरे को विकास और विरासत का बताया उदाहरण। शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने 2 वंदे भारत को भी दिखाई हरी झंडी। वाराणसी की विकास यात्रा में भी पीएम मोदी आज जोड़ेंगे कई अहम पड़ाव। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को करीब 7500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी की शुरुआत। रायपुर में भाजपा की संकल्प महारैली को भी किया संबोधित। राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर साधा निशाना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जारी की प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों की लिस्ट। भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी तो अश्विनी वैष्णव सह चुनाव प्रभारी। तंजानिया के 4 दिनों के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दार इस सलाम में अपने तंजानियाई समकक्ष के साथ भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। डॉक्टर जयशंकर ने अफ्रीका और भारत की समकालीन साझेदारी को बताया अहम। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज। गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में दखल देने से किया इनकार। कहा ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित। भाजपा ने हाई कोर्ट की टिप्पणी को बताया उचित। कहा मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी। राहुल गांधी को बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती कांग्रेस। खराब मौसम के कारण बालटाल और पहलगांव दोनों रूट पर रोकी गई श्री अमरनाथ यात्रा। अब तक 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। कनाडा ओपन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। आज देर रात खेलेंगे अंतिम 8 के मुकाबले। सिंधु का सामना चीन की गाओ फेंजी से होगा, वहीं लक्ष्य के सामने होगी बेल्जियम के जूलियन करेगी की चुनौती। रायपुर और गोरखपुर के बाद प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री NH56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के फिर से डिजाइन तैयार करने और इनके पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी और राज्य के महत्वपूर्ण शहरों की परिवहन सुविधा में सुधार करेगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा। इस बजट से गोरखपुर रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से बातचीत भी की। ये बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के लिए पोस्टर, पेंटिंग और स्केच बनवा कर लाए थे। इन बच्चों से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो हाथों में देखिए ये पेंटिंग और नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो लगाए हुए हैं। G20 का भी उल्लेख किया गया है, सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी, हम कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और इन छात्रों के हाथों में देखिए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखिए, जिसको बनाया है सुमित्र गुप्ता ने। और वंदे भारत एक्सप्रेस, ये देखिए, ये हाथों में देखिए नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। क्या लिखा है आपने? ये मैंने एक ऐसे लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर, जो कि हमें टॉपिक दिया गया था। ये मेरा जो ये ऐसे है, ये सबमिट हुआ था और फिर मैं सिलेक्ट हुआ था। वंदे भारत ट्रेन में आप सफर कर रही हैं गोरखपुर से लखनऊ की तरफ, कितना उत्साह है, कितना प्रधानमंत्री जी से मिलने की खुशी है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो हम सबके सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, हम सबके आइडियल हैं, तो उनसे मिलना तो सबके लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट की तरह है। और वंदे भारत तो ट्रेन का आइडियोलॉजी यही है, मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया। तो कम्प्लीटली इंडियन ट्रेन है, जो फर्स्ट EMU है इंडिया की। तो इसमें ट्रेवल करना एक प्रिविलेज है हमारे लिए। हम फॉर्चुनेट है कि हमें स्कूल से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है एक फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेन है, जिसमें वाईफाई की भी सुविधा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स भी हैं। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो यूं ही नहीं करते। इन बच्चियों का तेज देखिए, जो वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कविता लिखकर लाई हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान कर रही हैं। कैमरामैन किशन चंद के साथ गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भी भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रमय शिव पुराण के विशिष्ट अंक ग्रंथ का विमोचन किया। ये विशिष्ट अंक 225 पन्नों का है। साथ ही उन्होंने नेपाली भाषा के शिव पुराण ग्रंथ का भी विमोचन किया। ये ग्रंथ 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। गीता प्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। ये अब तक करीब 93 करोड़ धार्मिक किताबें छाप चुका है। इसमें 16 करोड़ 21 लाख किताबें भगवत गीता की हैं, जिसमें 11 करोड़ 73 लाख तुलसीदास की रामचरितमानस हैं, 2 करोड़ 58 लाख पुराण और उपनिषद हैं। इस समारोह का उद्घाटन 4 जून 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। गोलोकवासी सेठ जय दयाल गोयंदका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, घनश्याम दास जलान जी ने सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने एवं इन ग्रंथों के शुद्ध और प्रामाणिक पाठ सर्वसाधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा, कि गीता प्रेस को शताब्दी साल में गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का गीता प्रेस से भावनात्मक लगाव था। में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश
पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गुलामी के चिन्ह को एक एक कर हटाने का काम कर रही है। मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। इससे पहले गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस स्थित लीला चित्र मंदिर गए। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने गीता प्रेस के ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात भी की। गीता प्रेस के दरमियान जब वो पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री राम के पुष्प पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। तो वहीं गीता ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की और चित्र मंदिर में जाकर उन तमाम चित्रों को भी देखा जो बनाए गए हैं और तमाम ग्रंथों में जिनको प्रकाशित किया गया है। अपने आप में एक अलग प्रकार का अनूठा संग्रह के तौर पर यह चित्र मंदिर गीता प्रेस गोरखपुर में। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर पहुंचने पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 प्रदेशों के यात्रा के पहले चरण में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने राज्य को ढेरों विकास योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री का रायपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। अवसंरचना विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात आज छत्तीसगढ़ को दी। उन्होंने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने NH 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे
बिलासपुर पथरापाली खंड पर निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। प्रधानमंत्री ने केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण का भी उन्होंने आज शुरुआत की। यहां 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है। यानी मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बहनों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। छत्तीसगढ़ के 1,500 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे संतोष है कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित परिवारों का जीवन बचाने में आयुष्मान योजना इतना काम आ रही है। और इस योजना की और एक भी विशेषता है, अगर छत्तीसगढ़ का कोई लाभार्थी हिंदुस्तान के किसी और राज्य में है और वहां उसको अगर कोई परेशानी हो गई तो ये कार्ड वहां भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है। इतनी ताकत इस कार्ड में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से छत्तीसगढ़ के हर परिवार की सेवा करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से 36 वादे जो कांग्रेस ने किए थे, उनमें एक था राज्य में शराबबंदी की जाएगी। 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। अब कहने वाले कहते हैं
कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी झूठी गारंटियों से अपनी विफलता को छिपाया है। बीते 9 वर्षों में नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी। अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव के तहत राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। इसके तहत राजस्थान में प्रहलाद जोशी को प्रदेश चुनाव प्रभारी, नितिन पटेल को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर को प्रदेश चुनाव प्रभारी, मनसुख मांडविया को सह चुनाव प्रभारी और मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनाव प्रभारी, अश्विनी वैष्णव को सह चुनाव प्रभारी और तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को प्रदेश चुनाव प्रभारी, सुनील बंसल को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने कहा है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का दस्ता पेरिस के लिए रवाना होगा। इस दल में तीनों सेनाओं के 269 अधिकारी और जवान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल विमान भी परेड के दौरान होने वाली फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेंगे। भारत और फ्रांस का सैन्य रिश्ता पहले विश्व युद्ध से है। इसमें भाग लेने वाले भारत के लाखों जवानों ने फ्रांस की धरती पर भी यह जंग लड़ी थी। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय जवानों ने एशिया से अफ्रीका और यूरोप तक अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े थे। भारत फ्रांस के बीच 1998 में हुई रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अनुबंध में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डॉर्नियर विमान की खरीद को शामिल किया गया है। इस अनुबंध में की राशि 458 करोड़ रुपए है। विमान में कई उन्नत उपकरण लगाए जाएंगे, जैसे ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस, मिशन प्रबंधन प्रणाली जैसे उपकरण शामिल हैं। सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत ये विमान कानपुर में HAL के परिवहन विमान केंद्र में स्वदेशी रूप से तैयार किए जाएंगे। इस विमान से हवाई निगरानी क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नेता नीलम गोरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरे को मुंबई में एक कार्यक्रम में अपनी पार्टी में शामिल कराया। नीलम के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने को उद्धव गुट में टूट के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 32,000 शिक्षकों की नए सिरे से नियुक्ति के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नौकरी के बदले कैश मामले की सुनवाई अभी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है।
उसका जल्द निपटारा हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले लंबित हैं। वीर सावरकर के पोते की ओर से भी एक केस किया गया है। ऐसे में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक न लगाने को उनके साथ अन्याय नहीं कहा जा सकता। दरअसल राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में इस साल मार्च में सूरत की अदालत ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने नेता राहुल गांधी को कंट्रोल करना चाहिए। उन्हें पार्टी को बोलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के चलते शुक्रवार को श्री अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। आधार शिविर, बालटाल और पहलगांव दोनों रूटों पर यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया है। मौसम के सुचारू होते ही एक बार फिर से यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा शुरू होने पर अगले 2 से 3 दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार जा सकता है। वहीं बम बम भोले के जय घोष से लखनपुर से लेकर कश्मीर तक माहौल शिवमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तत्काल पंजीकरण पाने के लिए लोग तड़के ही टोकन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज सुबह श्री अमरनाथ गुफा पर वैदिक मंत्रोच्चार से आरती भी की गई। वसिनो बृहस्पतिर्ददातो वामाग्रिणेन वर्धमानो निवेदयान प्रजाप्रत्यञ्जा हिरण्ययेन सवितारदेन यादिभुवनानि भजन्ना। ओम सूर्यनारायणाय नमः। ओम ब्राह्मणो जमुगमादि। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने घाट मॉडल का जायजा लिया है। और ये प्रधानमंत्री की वाराणसी की तस्वीर है, जहां पर वो घाट मॉडल का मुआयना कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2014 में कमान संभालने के बाद से वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम घाटों के पुनर्विकास, सुंदरीकरण, स्वच्छकरण को लेकर लगातार काम किया है। और उसी के तहत मणिकर्णिका घाट हो, उसके तहत अन्य घाटों को भी अब नए रूप स्वरूप देने की बात की जा रही है। उसके तहत ही प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में इन तमाम योजनाओं की वो शुरुआत भी करेंगे। किस तरह से अब
आज के जो घाट हैं वो अपनी विरासत को सहेज के लेकिन नए रूप स्वरूप में नजर आए, ताकि वहां पे व्यवस्थाएं ठीक हो, साफ सफाई बेहतर हो। कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा, उसका रूप स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो 4 राज्यों का 2 दिन का सफर है उसमें आज छत्तीसगढ़ के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे थे और अब वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर मणिकर्णिका घाट हो या अन्य घाट हो, उनके सौंदर्यीकरण के लिए किस प्रकार की योजना बनाई गई है, कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा, कितना वक्त इसमें लगेगा, किस तरीके से लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, व्यवस्थाएं ऐसी हों ताकि गंदगी ना हो, लोगों को एक ऐसा बेहतर अनुभव हो सके जिसका फायदा हर आने वाले श्रद्धालु या पर्यटक को मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लगातार उन्नत करना और वैश्विक स्तर की सुविधाओं को देना का ये प्रयास लगातार चल रहा है और इस तरीके से उन्होंने घाट मॉडल का प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया है। वाराणसी पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं का बहुत बारीकी से जानकारी रखते हैं और हमेशा इस प्रकार की जो विकास योजनाएं परियोजनाएं हैं उसके बारे में उनका लगाव रहता है और इसी प्रकार की जानकारी तब जबकि प्रधानमंत्री घाट मॉडल के बारे में जानकारी हासिल करते हुए लगभग 12,100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के सौगात के तौर पर कहा जा सकता है प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ देर बाद मणिकर्णिका घाट, इसके अलावा दशाश्वमेध घाट या तमाम अन्य घाटों के सौंदर्यीकरण की जो बात है उस पर कैसे वाराणसी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे तमाम वो प्रयास किए जाए ताकि हर एक पर्यटक या श्रद्धालु जो वाराणसी का दौरा करता है वो एक बेहतर अनुभव हासिल कर सके, सुख सुविधाओं को एक नया रूप स्वरूप आकार प्रकार दिया जाए। और यही कोशिश के तहत आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को प्रधानमंत्री देंगे और मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के मॉडल का एक तरीके से अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री की आखिर कैसे व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा और जब ये सुधार किया जा रहा होगा तो किसी भी पर्यटक को, किसी भी श्रद्धालु को वहां पर व्यवस्था के चलते कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखने की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीर जनप्रिय, लोकप्रिय, करोड़ों देशवासियों के हृदय सम्राट और स्वागत माननीय राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, स्वागत माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का, स्वागत माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी का और स्वागत सभी सम्मानित गणमान्य अतिथि गणों का। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया हम सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने की कृपा करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। हम सभी का प्यार है, हम सभी के हृदय की भावनाएं हैं इस अंग वस्त्र में जो हमारी परंपराओं, हमारी रवायात का प्रतीक है। ये स्मृति चिन्ह हम सभी की हृदय की भावनाएं, आदर और सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मानकर शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अब मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी तालियों के साथ। नमः पार्वती पतये हर हर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने वाले नए भारत के निर्माता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी,
केंद्रीय मंत्री माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, अनिल राजभर जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय सांसद और विधायकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पावन सावन के माह में बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर काशी को मेरी काशी के रूप में वैश्विक मान्यता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, संस्कृति और समृद्धि का एक नया रूप आज काशी के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत को दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई पहचान और एक नया सम्मान मिल रहा है और विकास और विरासत की जिस परंपरा की शुरुआत 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी से प्रारंभ किया, आज उसकी एक नई कड़ी को जोड़ने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फिर से अपनी काशी में आए हैं, मैं काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश की 140 करोड़ जनता को उसका गौरव और सम्मान दिलाने वाले, वैश्विक स्तर पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यस्तता के बावजूद काशी वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मा में, अंतःकरण में विराजते हैं। हर समय काशी की समृद्धि के लिए, यहां की विरासत और यहां की संस्कृति के लिए उनके मन में एक नई चिंता होती है। और भाइयों बहनों, आज यह चिंता और चिंतन हम सबको एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा काशी के मंदिरों और काशी के घाटों के नए स्वरूप को, और जैसे काशी सज धज रही है, G20 के सम्मेलन को भी नजदीक से काशी ने महसूस किया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो संघाई सहयोग परिषद की ओर से 22-23 में काशी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देकर के काशी में उस सम्मेलन की अद्भुत छटा भी हम सब ने देखी है। काशी अपनी पुरातन काया के साथ साथ नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, और आज काशी में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बार फिर से हुआ है। भाइयों बहनों, 9 वर्ष की, पिछले 9 वर्ष के अंदर नए भारत के रूप में भारत को नई पहचान दिलाने का जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 9 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में पधारे हैं। इन 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर
देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण भारत और दुनिया की धारणा बदली है और काशी के बारे में भी लोगों की धारणाएं बदली हैं। काशी जिस आस्था के लिए भारत तरसता था, आज उसका मूर्त रूप काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। इस अवसर पर एक बार जब काशी को ढेर सारी सौगात राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज काशी की इस धरा पर हुआ है, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हुआ है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारी माननीय राज्यपाल महोदय का, अपने सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का और आप सभी जनता जनार्दन का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, भारतीय रेल देश की प्रगति का इंजन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त एवं समृद्ध भारत के विजन को साकार करते हुए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए देखते हैं इसी पर एक शॉर्ट फिल्म। नए भारत की नई रेलवे तेजी से आगे बढ़ रही है, नए तरीकों और तकनीकों से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड क्लास और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेलवे के विजन को साकार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास कर रही है। इस विजन को उत्तर प्रदेश 8,700 करोड़ से अधिक लागत के कई रेल प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास से आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर सिटी औड़िहार लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया। इससे सारनाथ और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही पंडित दीनदयाल जंक्शन प्रयागराज लाइन पर लोड कम होगा। तकरीबन 240 करोड़ रुपए की लागत से भटनी औड़िहार रेलखंड की 125 किलोमीटर लंबी लाइन के विद्युतीकरण से इस रूट पर परिचालन बेहतर होगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यूपी ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे कि प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में इंजन बदलने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और यात्रा समय एवं संसाधन दोनों की बचत होगी। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6,000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6,000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। रेलवे विकास की इसी श्रृंखला में यूपी में करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर लंबे औड़िहार जौनपुर खंड का दोहरीकरण किया गया है, जिससे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज रूट पर दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सफर में लगने वाले समय में कमी आएगी। वैसे यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ही सरल है। अब रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से
लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। 6,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला 137 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोननगर नई लाइन के बीच स्थित है। इससे प्रदेश भर में कोयला, आयरन और स्टील समेत अनेक वस्तुओं की तेज आवाजाही संभव होगी। दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर ट्रेनें समयबद्ध होंगी। व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आज 525 करोड़ रुपए की लागत से व्यासनगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जा रही है। साथ ही करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, जिसे आगामी 50 सालों की जरूरतों और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया की मिसाल गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत यूपी में आरामदायक और तेज ट्रेन यात्रा के अनुभव को और बढ़ा देंगी। ये सभी प्रयास हैं यूपी में एक सुगम, ग्रीन, तेज और वर्ल्ड क्लास रेलवे नेटवर्क स्थापित कर प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के इन कार्यों को कर रहे हैं देश को समर्पित। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अब वाराणसी के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर आधारित है हमारी ये दूसरी लघु फिल्म। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 2750 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के पूर्ण हो जाने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और समय की बचत भी होगी। 50 करोड़ की लागत से 18 मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण पूर्ण हो गया है, जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को इसका फायदा मिलने लगेगा। सर्व विद्या की राजधानी काशी विदेशी छात्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है। इसीलिए 50 करोड़ की लागत से बीएचयू में पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बालिका छात्रावास का तोहफा भी आज मिल रहा है। 46 करोड़ की लागत से करसड़ा में निर्मित सीपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण से कौशल विकास द्वारा रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। बायोमास से ऊर्जा के अच्छे उदाहरण के रूप में 23 करोड़ की लागत से बने बायोगैस संयंत्र के द्वारा रामनगर पराग डेयरी को स्टीम तथा बिजली मिल सकेगी। 15 करोड़ की लागत से मोहन कटरा से कोनिया घाट तक ट्रेंचलेस सीवर लाइन बिछ जाने से अब सीवर ओवरफ्लो की समस्या समाप्त हो गई है। 19 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए कार्यों में पिंडरा अग्निशमन केंद्र, भुल्लनपुर 34वीं वाहिनी पीएसी, सिंधोरा थाने में आवास सुविधा तथा पुलिस लाइन में आर्थिक अपराध अनुसंधान भवन के पूर्ण होने का लाभ सुरक्षा कर्मियों तथा नागरिकों को मिलेगा। स्मार्ट सिटी को चरितार्थ करते हुए 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर में एलईडी यूनिपोल और दशाश्वमेध घाट पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम जेटी स्थापित किए जा चुके हैं। मौनी बाबा गौरा घाट के पुनर्विकास कार्य, आश्रम पद्धति विद्यालय तरसाड़ा के आवासीय निर्माण और रमना में सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट 8 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हो चुके हैं। इन सभी के साथ आज लोकार्पित हो रहे हैं भारतीय रेल के 7750 करोड़ से ज्यादा लागत के 5 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं में शामिल है 170 करोड़ से ज्यादा लागत की विभिन्न मार्गों पर 3 आरओबी, 73 करोड़ की लागत से मणिकर्णिका घाट एवं हरिश्चंद्र घाट का पुनर्विकास, 15 ग्रामीण सड़कें, 192 ग्रामीण पेयजल योजना, सीपेट हॉस्टल तथा 6 घाटों पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम की स्थापना के कार्य। वाराणसी एवं निकटवर्ती जिलों को मिल रही इन सौगातों के लिए हम अपने सांसद एवं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज का ये ऐतिहासिक पल जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने दोनों हाथों से विभिन्न कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं की सौगात उपहार स्वरूप आप सभी को देने जा रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर
आज की इन योजनाओं का लाभ देने की सभी को कृपा करें, शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। 12,110 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का तोहफा प्रदेशवासियों को। एक जोरदार तालियां। बेहतर भविष्य के विजन और सेवा भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं के जरिए आइए देखते हैं एक और फिल्म। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद सही मायनों में गरीब कल्याण के लिए मिशन मोड में काम हुआ है। वर्ष 2014 के पहले जन कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी और सही हकदारों को उनका हक नहीं मिलता था। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना जैसी अनेकों योजनाओं ने गरीबों के जीवन और उनकी जीविका को बेहतर बनाया है। इन सभी योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से अथवा सीधे सहायता पहुंचाई जाती है, जिससे उन्हें योजना का 100% लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप डबल स्पीड से काम कर रही है। आयुष्मान भारत से उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज और दवाई की सुविधा मिली है। अब किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर, हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली आयुष्मान कार्ड से। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही की वजह से मैं अपने परिवार के साथ ईद मना पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के तहत पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से 54 लाख परिवारों को पक्का घर मिला है। ये घर स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन का पैकेज है। योगी जी को और मोदी जी को हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का अहम पड़ाव बनकर उभरी है पीएम स्वनिधि योजना। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का सहारा बनकर माइक्रो इकोनॉमी की ताकत बनने वाली इस योजना में 80,000 रुपए तक ऋण की सुविधा ने रेडी पटरी दुकानदारों को नई ऊर्जा दी है और डिजिटल लेन देन को माइक्रो लेवल पर सफल बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश इन योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 1,25,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की धनराशि का अंतरण और सबसे अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले रेडी पटरी व्यवसायियों का सम्मान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 5,442 करोड़ रुपए से निर्मित 4,51,000 आवासों का गृह प्रवेश और चाबी वितरण किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का विजन हो रहा साकार, डबल इंजन की सरकार। और आगे बढ़ते हैं। हमें गर्व है, हमें खुशी है कि 9 वर्षों में देश व दुनिया ने एक नए भारत को देखा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति तक विभिन्न जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यशस्वी नेतृत्व में पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया सर्वप्रथम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत
तृतीय ऋण प्राप्त वेंडर्स को प्रमाण पत्र अपने शुभ करकमलों से वितरित करने की कृपा करें। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री पराग कुमार गुप्ता को गोरखपुर से। तालियों के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई पराग कुमार गुप्ता जी को। मथुरा के श्री बंटी वर्मा, सभी की खुशी का पारावार नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ करकमलों से उन्हें यह लाभ दिया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। वाराणसी की श्रीमती मुन्नी देवी आ जाएं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत तृतीय ऋण प्राप्त वेंडर्स को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती मुन्नी देवी, आज इनके दिलों में कितनी खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य पाने पर। श्रीमती उषा देवी भदोही से, एक स्वस्थ संवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती मुन्नी देवी मिर्जापुर से, श्रीमती मुन्नी देवी मिर्जापुर से। और अब पीएम स्वनिधि लाभार्थियों द्वारा अधिकतम डिजिटल लेन देन करने वाले वेंडर्स को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस क्रम में लखनऊ के श्री विकास, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रयागराज के श्री पंकज कुमार, आज सभी खुश हैं। प्रयागराज के श्री पंकज कुमार, कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि ये दिन भी आएगा जब आप ऐसे व्यक्ति के हाथों से प्रमाण पत्र हासिल करेंगे। बहुत बहुत बधाई। वाराणसी की श्री मनीष कुमार, बहुत बहुत बधाई के साथ वाराणसी के श्री मनीष कुमार जी आ जाएं। इसी के साथ ही वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित करने के क्रम में श्रीमती उर्मिला देवी वाराणसी की, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती प्रभावती देवी जौनपुर से, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमती अर्चना चंदौली से, सभी को बधाई देते हुए श्रीमती अर्चना चंदौली से। चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक आत्मीयता, एक खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान कार्ड का वितरण। वाराणसी की श्रीमती सुमन देवी, बहुत बहुत बधाई। और जौनपुर के श्री मोनू सरोज, ये खुशी के पल जो हमें नई ऊर्जा देते हैं।
और अब भदोही की श्रीमती मंतोषा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। विभिन्न लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी अपने शुभ कर कमलों से सभी को प्रदान कर रहे हैं। इन प्रमाण पत्रों के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हमें गर्व है, हमें खुशी है कि आज पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा और चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता और भारतीय मूल्यों और संस्कृति में आपकी प्रत्यक्ष निहितता का सम्मान करती है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक पल पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। माता अन्नपूर्णा की जय, गंगा मैया की जय। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अलग अलग योजनाओं के सभी लाभार्थी और काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावन के महीने की शुरुआत हो, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हो और बनारस के लोगों का साथ हो, फिर तो जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। मैं जानता हूं कि आजकल काशी के आप लोग बहुत व्यस्त हैं। काशी में रौनक जरा ज्यादा ही हो रही है आजकल। देश दुनिया से हजारों शिव भक्त यहां हर रोज बाबा को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं और इस बार तो सावन की अवधि भी जरा अधिक है। ऐसे में इस बार बाबा के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का आना तय है। लेकिन इन सब के साथ एक और बात तय है। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती कि इतने सारे लोग आएंगे, बनारस में सब कैसे मैनेज होगा। काशी के लोग तो मुझे सिखा देते हैं, मैं उनको कोई चीज सिखा नहीं सकता हूं। अभी G20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। और इसलिए मुझे पता है काशी के लोग सब संभाल लेंगे। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम
और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। ये बाबा की इच्छा ही थी कि हम उसे पूरा करने का निमित्त बन पाए। ये हम सभी का सौभाग्य है। भाई और बहनों, आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, कुछ देर पहले ही मेरी प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत हुई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है, ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है,
अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती है। और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई लाख रुपए हो गई है। करोड़ों बहनें तो ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इससे गरीब परिवारों की बहनों को जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, ये वो ही जानती है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ रहता है। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो किसी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है, पत्नी को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है। एक गंभीर बीमारी आई कि कई साल तक मां बाप, बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है। और गरीब के सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे, या घर खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज ले। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा। आज भी यहां से 1 करोड़ 60 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है। भाइयों और बहनों, देश के संसाधनों पर वंचितों का, गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है। पहले बैंक तक पहुंच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी। गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है तो बैंक खाते का क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा। बीते 9 वर्षों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया। हमने बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हमने करीब 50 करोड़
जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी दिए। यहां यूपी में भी करोड़ों लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपना काम शुरू किया। इसमें सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़े साथियों और महिला उद्यमियों को हुआ। यही तो सामाजिक न्याय है जिसकी गारंटी भाजपा सरकार दे रही है। साथियों, हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले साथी भी अधिकतर वंचित समाज से ही आते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रताड़ना के कुछ नहीं दिया। रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को दुत्कार देता है, गाली देकर चला जाता है। लेकिन गरीब मां का बेटा मोदी इनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान करने वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। हमने पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनको भी सम्मान दिया है और बैंकों को इन्हें मदद देने को कहा है। जो पैसे पटरी वाले दुकानदारों को बैंक दे रहे हैं उसकी गारंटी भी सरकार खुद ले रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अभी तक 35 लाख से अधिक साथियों को मदद स्वीकृत की गई है। यहां बनारस में भी आज 1.25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिए गए। इस लोन से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, अपनी दुकान का विस्तार करेंगे। अब कोई उन्हें गाली नहीं दे पाएगा, उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। गरीब को स्वाभिमान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया, उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही। और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो तो कम ही पड़ता है। 2014 से पहले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी तो घाटे का, नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही कर देता है, वही सिस्टम है, लेकिन सरकार बदली है, नीयत बदली है तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। पहले करप्शन और कालाबाजारी खबरों से अखबार भरे रहते थे। अब नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरें अखबारों में छाई रहती है। बीते 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रेल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियों की योजना 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बीच पाया था। 1 किलोमीटर भी नहीं। पिछले 9 वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इस पर मालगाड़ियां चलना शुरू कर चुकी है। आज भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू सोननगर खंड का लोकार्पण किया गया है। इसे मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी, पूर्वांचल में, पूरी भारत में रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। साथियों, जब नीयत साफ होती है तो कैसे काम होता है, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। देश में तेज रफ्तार ट्रेनें चले,
देश हमेशा ये चाहता था। इसके लिए पहली बार देश में करीब करीब 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, लेकिन इतने साल में भी ये राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 16 रूटों में ही चल पाई है। 50 साल हो गए, सिर्फ 16 रूट। इसी तरह 30-35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस भी चल पड़ी, लेकिन शताब्दी ट्रेन भी 30-35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है। इन ट्रेनों से अलग एक वंदे भारत एक्सप्रेस है, और बनारस के पास तो देश की पहली वंदे भारत का खिताब है। 4 साल में ये ट्रेन 25 रूट पर चलनी शुरू हो चुकी है। आज भी गोरखपुर से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। एक ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए चली है और दूसरी अहमदाबाद से जोधपुर रूट पर चली है। देश के मध्यम वर्ग में ये वंदे भारत इतनी सुपरहिट हो गई है कि कोने कोने से इसके लिए डिमांड आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के कोने कोने को कनेक्ट करेगी। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में काशी की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। यहां जो विकास कार्य हो रहे हैं वो रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बना रहे हैं। अब जैसे पिछले वर्ष काशी में 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आए थे। सिर्फ 1 साल में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या में 12 गुना बढ़ोतरी हुई। 12 गुना पर्यटक बढ़े हैं, तो इसका सीधा लाभ यहाँ के रिक्शा वाले को हुआ है, दुकानदारों को हुआ है, ढाबा होटल चलाने वाले साथियों को हुआ है, बनारसी साड़ी का काम करने वाले हो या फिर बनारसी पान वाले मेरे भाई, सभी को इससे बहुत फायदा हो रहा है। पर्यटक बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे नाव चलाने वाले साथियों को हुआ है। शाम को जो गंगा आरती होती है उस समय नावों पर कितनी भीड़ होती है, ये देख मैं भी हैरत में पड़ जाता हूं। आप लोग ऐसे ही बनारस को संभाले रहिए। साथियों, बाबा के आशीर्वाद से वाराणसी के तेज विकास की यात्रा चलती रहेगी। और मैं एक बार काशी वासियों का और भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले दिनों काशी में नगर निगम के चुनाव हुए थे। आप सबने विकास की यात्रा को समर्थन किया, विकास में विश्वास करने वालों को जिता करके भेज दिया और काशी में एक अच्छा व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, तो काशी के सांसद के नाते आप सबके इस सहयोग के लिए मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो हृदय से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई और पवित्र सावन मास के अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके बहुमूल्य सुझावों और आशीर्वचनों से हम कृतार्थ हुए। आपका शुभागमन हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपके आगमन का।
तो ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सार्वजनिक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने 12,100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं जो हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो काशी वासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा उनका दौरा रहा है, क्योंकि लोगों को नए घरों की चाबी सौंपी गई है और सरकार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो नई परंपरा शुरू की, लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाया गया है। अतीत में भ्रष्ट सरकार थी, इसलिए लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन बीते 9 सालों में जो जो योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं उनसे काफी फायदा हुआ है और उसी की वानगी आज देखने को मिल रही है, जब लोगों को नए घरों की चाबी यहां पर सौंपी गई। जो लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं और जिसका तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर दिया है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती सरकारों पर भी हमला बोला है। उन्होंने तमाम बातें भी गिनाई है और बीते 9 वर्षों में किस तरह से जो सरकार है वो अग्रणी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और तमाम जो परियोजनाएं हैं वो लगातार देखने को मिली है। विकास का जो बुनियादी ढांचा है उसको और कैसे और ज्यादा दुरुस्त करना है, उसको कैसे और ज्यादा उसको आगे बढ़ाना है, इसको लेकर तमाम जो नीतियां सरकार की रही हैं उसी ने आने वाले समय के लिए भी अभी से दिशा और दशा को बदलना शुरू कर दिया। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही हैं, जिनसे हम आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।